नमस्कार। इंडिया न्यूज पंजाब के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज विश्व के अधिकतर देशों को कोरोना महामारी ने अपनी जद में लिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो देश में कोरोना ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 4,03,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,00,000 से ज्यादा हो चुकी है और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने भी वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है, जिसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछ लें, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खास आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके सीधा अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो इंडिया न्यूज पंजाब खास आपके लिए ओपीडी सर्विस लेकर आया है। इसके लक्षण क्या है हम आपको बता रहे हैं। छाती में दर्द हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसते समय या फिर क्लॉट आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और शुरुआती सिम्टम में ही अगर आप इलाज करते हैं तो आप कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। आपको देरी नहीं करनी है और इनिशियल स्टेज में ही आप खुद को डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक, जो डॉक्टर ने कहा है उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें और लगातार डॉक्टर से संपर्क में बने रहिए, तो आप इस महामारी को जरूर मात दे सकते हैं। तो लक्षण क्या है हम आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। चेस्ट पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो या फिर खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो और थकान महसूस हो या आंखों में जलन हो, कोई भी शिकायत हो, क्योंकि इस महामारी का दूसरे स्ट्रेन के बहुत से लक्षण हैं। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रितेश सोनी जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और घर बैठे ही जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करिए, कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह लें। डॉक्टर रितेश सोनी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। धन्यवाद। डॉक्टर रितेश, पहला सवाल मेरा ये है, क्योंकि कोरोना जो है दिन प्रतिदिन अपना रूप बदल रहा है, डरा रहा है, और पोस्ट कोविड भी जो इसके शिकायतें आ रही है उन मरीजों को जिन्होंने कोरोना महामारी को मात दिया है, बहुत सी शिकायतें आ रही है, लंग्स इन्फेक्शन, वीकनेस, ऐसी तमाम शिकायतें। और इसी बीच जो नई शिकायत आई है ब्लैक फंगस, ये क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। कोरोना में यदि समय पे इलाज ना हो तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि अपनी जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो लंग्स को खराब करना शुरू कर देता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। पेशेंट जो है कोरोना से तो क्योर हो जाता है, लेकिन एक लंग्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है यदि समय पे इलाज ना किया जाए। उस डैमेज से हमारी एक तो इम्यूनिटी कम होती है और एक तो लंग्स में जो फाइब्रोसिस होता है उसके कारण जो है और इन्फेक्शन, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लंग्स की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो है अपार्ट फ्रॉम कोरोना लंग्स में आ जाते हैं, जिससे मोर्टेलिटी रेट जो है पेशेंट्स का बढ़ गया है। लेकिन डॉक्टर सोनी, ये जो नया इसकी शिकायत आई है फंगल इन्फेक्शन की, बीते दिनों महाराष्ट्र और गुजरात में इसके केसेस सामने आए, इससे जो है आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आखिर किस वजह से इसकी शिकायत आ रही है उन मरीजों को जिन्होंने कोरोना को मात दे चुके हैं? वही है कि जो लंग्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है और लंग्स की ऑक्सीजन एक्सचेंज की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उससे ससेप्टिबिलिटी टू अदर इन्फेक्शन लाइक फंगस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाती है। यूजुअली फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल हेल्दी लंग्स में नहीं होते हैं, लेकिन यदि लंग्स अनहेल्दी हो जाए तो फंगल इन्फेक्शन से ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है और जो कोई फंक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं उनसे लंग्स का डैमेज ज्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल इसके लिए खास तौर पर उन मरीजों को खास ध्यान रखना है। कोरोना को मात देने के बाद आपको और ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, संतुलित आहार लें, योगा करें और प्रॉपर जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसको टाइमली लें, क्योंकि पोस्ट कोविड भी हम बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं जिससे कोरोना मरीज जो है और ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रितेश, मेरा अगला सवाल ये है, मौजूदा हालात को कितना कंट्रोल में किया है हमने और कितना हमें करने की ज़रूरत है? अभी मौजूदा हालात में लगातार हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। आप अभी बता ही रहे थे कि लगभग 4 लाख के आसपास केस पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने पीक अचीव कर लिया है, कुछ बोल रहे हैं पीक बाकी है।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, जो आप लगातार अपने शोज में बता रहे हैं। मास्क पहने, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। इसके अलावा एक और बात, यदि आपको सिम्टम्स आते हैं और आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, स्पेशली सेकेंड वीक के ऑनसेट पे जो हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट जो है, अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन की सलाह से कोविड की जो कॉम्प्लिकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, लंग कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और इसे टाइमली इलाज मिलने से हमारी मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो सकता है। तो बिल्कुल कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर सोनी, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, गुरनाम जी, आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ जी मैडम जी, मैं तो ये पूछना चाहता था ये जो बुखार होता है, इसमें क्या दवाई लेनी चाहिए और खाने पीने का क्या करना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए? देखिए गुरनाम जी, बुखार जब भी कोविड का आपको इन्फेक्शन होता है, कोविड में दो तरह से बुखार आता है। एक बुखार पहले 2-3 दिन में आएगा, माइल्ड सा फीवर आएगा, खांसी होगी, ड्राई कफ रहेगा, थोड़ा सा और शरीर में दर्दें हो सकती हैं, जुकाम हो सकता है, गला खराब हो सकता है, और उसके बाद थोड़े से सिम्टम कम हो जाते हैं। असली जो मुश्किल आती है ऑनसेट ऑफ सेकेंड वीक, 7 to 14 डेज में। जब 7 to 14 डेज में यदि आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, या तो आप ठीक हो जाएंगे 7 दिन में, या फिर दूसरी बात, यदि आपको इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स ज्यादा रहता है तो हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर आएगा और कमजोरी ज्यादा लगेगी और सांस में दिक्कत आती है। उस समय आपको इंटरवेंशन की जरूरत रहती है। दवाई का जहां तक सवाल है, पैरासिटामोल छोड़ के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको सांस में दिक्कत आ रही है और आपका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है और फीवर लगातार 102, 103 रह रहा है, तो ये जरूरी है कि आप नजदीकी अस्पताल में जाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने घर बैठ के आपने दवाई नहीं लेनी है। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं गुरनाम जी आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर रितेश, मेरा अगला सवाल ये है, वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश में क्या तैयारी कर दी गई है? वैक्सीन को लेके स्वास्थ्य विभाग और देश पूरा सेंसिटाइज है। आपने देखा ही है कि जिस तरह से हमने पहले जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी या 40 साल या 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको वैक्सीनेट किया, तो मोर्टेलिटी स्पेशली हेल्थ पर्सनल्स में कम रह गई है। वैक्सीन लगाने से बहुत फायदा है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि जो लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। और जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, यदि वो इन्फेक्ट भी हो रहे हैं तो उनमें जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो रही है, मोर्टेलिटी ना के बराबर है। और वैक्सीन के लगाने के महीने बाद तो इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी और उसका सिवियरिटी ऑफ डिजीज तो और ज्यादा कम हो गया है। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपेरेटिव है। तो बिल्कुल वैक्सीन जो है जरूर ले, जो एलिजिबल है, जो दायरे में आते हैं वैक्सीन का डोज जरूर ले, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, अनिल कुमार। अनिल जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा फ्रेंड है, तो उसको ना एडमिट किया हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसकी चेस्ट जो है ना बहुत मतलब नाजुक हालत है, तो क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे रखा जाएगा उसको, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, चेस्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो कोविड में चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और चेस्ट इन्वॉल्वमेंट से जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम पेशेंट को लगातार कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे रखते हैं, कई बार एनएवी पे, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन पे रखते हैं, कई बार हम उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। यदि आपके डॉक्टर ऐसा सोच रहे हैं कि उसको वेंटिलेटर पे डालना है, तो जाहिर है कि उनके जो चेस्ट की जो हालत है वो ठीक नहीं है, प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यदि वो बोल रहे हैं तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और जैसा वो बोलते हैं वैसा आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अनिल जी आपको आपके सवाल के जवाब मिले होंगे।
डॉक्टर रितेश, मेरा अगला सवाल ये है, कोरोना की फर्स्ट लहर को हमने बहुत अच्छे से टैकल किया था, लेकिन दूसरे लहर ने हमें झकझोर कर रख दिया। पूरा देश आज कोरोना महामारी से त्रस्त है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि तीसरी लहर भी आएगा। तीसरा लहर कितना भयानक होगा और कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए? देखिए, जब पहली लहर आई थी तो हमने उसको अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया। आपने देखा होना 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, जो दूसरी सेकंड वेव या दूसरी जो लहर आती है वो पहली लहर से ज्यादा ही डेंजरस होती है। अब वायरस, जो कोरोना वायरस है, एक नॉर्मल वायरस नहीं है। ये जो वायरस है ये जल्दी म्यूटेशन हो जा रही है। म्यूटेशन का मतलब है कि ये अपना स्वरूप चेंज कर ले रहा है और दूसरी बार जो आया है तो स्वरूप चेंज करके आया है, और जिससे कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो एडवांटेज हमने पहले 6 महीने साल में उसको कंट्रोल करके लिया था, वो एडवांटेज हमने लूज कर दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है, इसमें दो बातें, जैसे कि आप बता ही रहे हैं, हर दिन बताते हैं, दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको फॉलो करना है, और दूसरा हमारे को वैक्सीन पे भरोसा रखना है और हमको सभी को वैक्सीनेट करना है। डॉक्टर लेकिन रितेश, जब आप तीसरी वेव, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो थर्ड वेव लाइकली है कि इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। थर्ड वेव उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है जो वैक्सीनेट नहीं हुए, जैसे कि हमारे बच्चे, जैसे 18 साल से छोटे लोग। इसीलिए नेशन के लिए, हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी हो सकता है कि जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें, जितने ज्यादा लोगों को हम एटेन्युएटेड वायरस से वैक्सीनेट कर सकें, उतने ज्यादा लोग हमारे इम्यून हो जाएंगे वायरस से, और हम डिजीज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, और थर्ड वेव में मोर्टेलिटी को हम शायद कम कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि तीसरा लहर जब भी आएगा हम उसको अच्छे से टैकल करें। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, दयाल चंद। दयाल जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज ने कल इंजेक्शन लगवाया था, 28 घंटे हो गए, लेकिन उसको चक्कर बहुत आ रहे हैं, वो उठ नहीं पा रही है, 2 बार उल्टी भी आ गई उनको। हमें क्या करना चाहिए? और हाँ जी, दयाल जी, इसके सिवाय कोई तकलीफ है उनको? कोई शुगर वगैरह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाँ जी, कोई और बीमारी तो नहीं है? हाँ। यदि कल 28 घंटे हो गए हैं और उनको नहीं टेंशन, हाँ बोलिए। नहीं टेंशन है बस, वो तो कोई बात नहीं है। उनका सिर दर्द रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वैक्सीन का साइड इफेक्ट रहता है, थोड़ा फीवर रहेगा और साइड पे पेन रहेगा। चक्कर कम रिपोर्टेड है, लेकिन चक्कर भी आया है तो आप उनको खूब पानी पिलाइए, पैरासिटामोल की गोली दे सकते हैं यदि उनको दर्द है। और यदि इसके बावजूद भी सेटल नहीं होता तो एक लोकल डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वैक्सीन की वजह से चक्कर आ रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन या फिर कोई भी दूसरा डोज, किसी दूसरी बीमारी का भी हम डोज लेते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम रिलैक्स होइए। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हर एक वैक्सीन या फिर दवाई का रहता ही है। डॉक्टर सोनी, मेरा अगला सवाल पिछले सवाल से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम तीसरे लहर की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर में जो है बच्चे इस महामारी की जद में आएंगे। हालांकि बिलो 18 जो है अभी वैक्सीन नहीं बनी है, हालांकि ट्रायल चल रहा है, और जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है बिलो 18 के लिए, बच्चों के लिए किस फेज में पहुंचा है, और बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे तीसरे लहर के लिए? क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, सबको हम सेव कर पाएंगे। देखिए, पहले और दूसरे लहर से हमने एक चीज तो सीखी है कि हमारे को ढील नहीं देनी है। बिल्कुल, हमारे को ये नहीं सोचना है कि कोरोना से हम बच गए। हम बहुत बड़ा देश है, बहुत क्राउडेड पॉपुलेशन है, हमारे को बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, और हमारे को अपने हेल्थ और स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे कि दूसरी लहर में देखा, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन कम हो गई है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तीसरी लहर आने से पहले हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने हेल्थ अवेयरनेस पे, और हमारे को हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है, और हमारे को प्रिपेयर करना है। जहां तक बच्चों की बात है, तीसरी लहर में जैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वो लोग जो वैक्सीन से रह गए हैं, तीसरी बार जो वायरस आएगा, जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है, वो उन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चे हैं उस डिजीज को अच्छी तरह फाइट कर पा रहे हैं, उनमें सेवेरिटी ऑफ द डिजीज अभी तक हमने देखा ज्यादा नहीं है। इसीलिए अब वैक्सीन को लार्ज स्केल पे लाके उनको जो ट्रायल्स को एक्सपीडाइट करके हमारे को और सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का एम तो रखना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से तैयार रखना है, फिजिकली और मेंटली भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये महामारी हर किसी को अपनी चपेट में ले सकता है अगर आप जरा से भी लापरवाही बरतते हैं तो। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, शिवम जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं अपना सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मैं टीवी में आपका लाइव देख रहा था अभी। मेरा मैडम सवाल ये है, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए शिवम। एक्चुअली में मैम क्या है कि मेरे को ना रोज अपना फैक्ट्री जाना पड़ता है, मेरा छोटा सा फैक्ट्री है, 10-12 वर्कर है, तो मैं कोरोना से कैसे बच सकता हूँ? वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। हेलो, यस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? आप दोबारा। शिवम, आप अपना सवाल दोहराइए। इनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन जहां तक मैं सुन पाई थी इनका ये था कि मुझे काम पे रोज जाना पड़ता है, किस तरीके से मैं अपने आप को बचा के रख सकता हूं कोरोना महामारी से? देखिए, काम पे तो जाना ही है, जैसा भी सरकार के नियमों के तहत जो काम अलाउड है वो काम आपको करने पड़ेंगे। समाज तो नहीं रुक सकता, काम नहीं रुक सकते, लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, टीवी चैनल्स पे है, आपके पास 10-12 वर्कर हैं, तो आपको जितना एसेंशियल वर्कफोर्स है उतना ही एसेंशियल वर्कफोर्स रखना है। आप 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में काम करा सकते हैं, आप उनको कोविड के प्रति सेंसिटाइज करा सकते हैं, आप उनके जो स्पेस है उसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, क्राउडिंग कम कर सकते हैं, और उनको जो कोविड रिलेटेड हाइजीन है उससे सेंसिटाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको पूरी तरीके से अपना ख्याल रखना है, बचाव में ही सुरक्षा है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खान पान का ज़रूर ध्यान रहे, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए और पॉजिटिव रहिए। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, गुरनाम जी, आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता डॉक्टर साहब से कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में वैक्सीन ले सकते हैं हम? कोलेस्ट्रॉल और शुगर पे। देखिए, यदि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या डायबिटीज भी है किसी पेशेंट को, या और कोई भी बीमारी है, वैक्सीन लेना उनके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि सरकार ने फर्स्ट फेज में वैक्सीन में उन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन अलाउ किया था जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी या कोई और डिजीज थी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल, हाई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन प्रेगनेंसी में, इवन लैक्टेटिंग मदर के लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। तो उम्मीद करते हैं गुरनाम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर रितेश, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देश के हर एक राज्य में जो पीक होगा वो अलग अलग समय पे आएगा। पंजाब और हिमाचल में पीक कब आएगा और या फिर कब आने वाला है, इसको लेकर कुछ आइडिया, क्या जानकारी आप देना चाहोगे? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल है कि कब आएगा। लगातार हमारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, यदि केसेस स्टेबलाइज करके वेल शेप्ड कर्व आ जाता है तो हम एज्यूम करेंगे कि पीक आ जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि हिमाचल और पंजाब का पीक जल्द ही 5-7 दिन में आके हमारे केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि यूपी या मध्य प्रदेश में हो गया। तो इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, शमशेर जी, आपका सवाल क्या है? मेरे को ना बहुत खांसी और बुखार है। बुखार तो चलो ठीक हो गया, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा आई हुई है। कब से है बुखार आपको? सर हफ्ता हो गया पूरा ना। बुखार तो ठीक हो गया अब, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी सर, आपका जो खांसी और बुखार, यदि आपको खांसी और बुखार है और बुखार ठीक हो गया है तो आपको चिंता की कोई विषय नहीं है। कोविड में
बुखार जो है यदि आपका ठीक हो जाता है, खांसी, बॉडी एक्स, शरीर में दर्दें, आपका टेस्ट और स्मेल, इन चीजों को वापस आने के लिए समय लग जाता है। लेकिन यदि बुखार ठीक हो गया है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और आपका सेचुरेशन ठीक चल रहा है और आप अंदर घर के अंदर बिना सांस चढ़े चल फिर सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, स्टीम या जो भी ट्रीटमेंट, जो लोकल रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो लेते रहिए, रेस्ट कीजिए और थोड़े दिनों में आपका वीकनेस भी रिकवर कर जाएगा। वीकनेस पर से आपको चिंता की बात नहीं है, इसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं गुरनाम जी आपको आपके सवाल के जवाब मिले होंगे। डॉक्टर सोनी, जिस हिसाब से ये महामारी विकराल रूप धारण कर चुका है और इसी बीच वैक्सीन जो है एक हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आई थी। पहले तो लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि अब तैयार है, तो लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से संशय बने हुए हैं। क्यों वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी तक विश्वसनीयता बन नहीं पाई, आखिर वजह क्या है? देखिए, कोई भी जो नई चीज आती है, संशय उसमें होना स्वाभाविक है। वैक्सीन को लेके भी ऐसा ही है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी 1 साल से आई है। 1 साल में हमने बड़ी जल्दी से एक्सपीडाइट करके वैक्सीन की है, बड़ी हरिडली हमने ट्रायल किए हैं और हमारे को पता भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ है कि हम सभी के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इसीलिए मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये फैला रहे हैं कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन कंट्री का हो जाएगा उतनी जल्दी हम सेफ हो जाएंगे। इसीलिए संशय बना है, क्योंकि ये सारे जो घटनाक्रम है वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लोगों को समझने का मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारी अपील है आपसे, आपके माध्यम से और डॉक्टर फैकल्टी की, जल्दी से जल्दी और अप्रोप्रिएटली सब अपने वैक्सीन की डोजेज लें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो वैक्सीन को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर इसे तैयार किया है, दिन रात कड़ी मेहनत के बाद, और ना जाने कितने ट्रायल किए होंगे तब जाके इसे अप्रूवल मिला है। और वैक्सीन आज हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वैक्सीन ज़रूर लें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सोनी, मेरा अगला सवाल ये है, इस महामारी से हम जूझ रहे हैं और इसी बीच लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, मानसिक रूप पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि इस वक्त हमें मेंटली बहुत ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही सख्ती से लड़ना है इस महामारी के खिलाफ। लेकिन इस दौरान ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली वीक है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के जो शिकार है पेशेंट, वो और ज़्यादा तनाव में और ज़्यादा परेशान है। उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है, बहुत आपने प्रश्न किया है जिसका बड़ी इम्प्लीकेशन है आजकल। क्योंकि एक तो कोरोना के कारण जो बीमारी होती है उसके कारण जो बॉडी को डैमेज है, दूसरा है इसका जो डर फैलाया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, कुछ हम आसपास के जो इंफॉर्मेटिव सब हमारे जो चैनल हैं उनसे हमारे को पता लगता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसकी वजह से जो डर, इसकी वजह जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, वो डर जा रहे हैं। कुछ सोशल स्टिग्मा भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मेरी सब लोगों के से अपील है कि कोरोना में जो मोर्टेलिटी रेट है इवन इंडिया में, इवन वर्स्ट पॉसिबल हेल्थ सिनेरियो में भी, तो 1.5 से 2% ही है। 100 में से 90 से 98 से 99 लोग कोरोना को मात दे जाते हैं। तो इसलिए इससे डरना, बहुत इससे डरे नहीं, इसको हल्के में ना लें, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे मीडिया में आया, कुछ लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ लोग अस्पताल में अननेसेसरी चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल को क्राउड कर दे रहे हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि लोग घर में ही रहें, अपना जैसे अपने लोकल डॉक्टर या अपने पर्सनल फिजिशियन या ऑनलाइन कंसल्टेशन या जो भी लोकल अस्पताल है उनके टच में रहें और डरे नहीं। और आपको ये अश्योर रहना चाहिए कि इस बीमारी में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.5 से 2% ही है एट द मैक्स। तो इसलिए ज्यादा हमारे को डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हमारे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल हमें पैनिक नहीं होना है, मानसिक तौर पर हमें जो है बिल्कुल दुरुस्त रहना है। हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, इस बात को लेकर आप रहिए, पॉजिटिव रहिए, एकदम सकारात्मक आपका माहौल इस हिसाब से बना के रखिए। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, वो चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और अपने आप को हमेशा से फिट रखना है, दुरुस्त रखना है। डॉक्टर रितेश, मेरा अगला सवाल ये है, वैक्सीन को लेकर ही है।
क्या गर्भवती महिलाएं वैक्सीन का डोज ले सकती हैं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं क्या उनके लिए भी वैक्सीन डोज ले सकती है, ये भी मेरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है, कौन सी ऐसी बीमारी है, हालांकि वैक्सीन का डोज तो अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है और दूसरी बीमारी ना ले इसीलिए हम ये ले रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वैक्सीन का डोज नहीं ले सकते हैं? देखिए, जहां तक गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स का जो दूध पिला रहे हैं महिलाएं और माएं, उनके लिए सवाल है, तो उनके लिए भी जो फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने वैक्सीन को सेफ डिक्लेयर कर दिया है। वैक्सीनेशन कैन बी टेकन इन प्रेगनेंसी, वैक्सीनेशन कैन बी टेकन इन लैक्टेटिंग मदर्स ऑल्सो। लेकिन जहां तक उन बीमारियों का सवाल है जहां आप वैक्सीनेशन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि बॉडी मॉरिबेंड पेशेंट हैं, बेड बाउंड पेशेंट हैं, या बहुत सीवियर किसी डिजीज से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए ऐसा वैक्सीनेशन जो बिस्तर पे ही हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन वो भी आप अपने जिस डॉक्टर से वो कराना है उससे कंसल्ट करके पर्सनली केस टू केस बेसिस वो डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की डॉक्टर सोनी, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों को आपने तमाम उनके सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ओपीडी सर्विस लाने का हमारा खास मकसद इसीलिए ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े और आपकी सेहत का खास ख्याल रखते हुए इसीलिए हम हर दिन एक नए डॉक्टर के साथ आते हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।